हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप पेपर में नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत। बाल विकास पर अब तक अनेक अध्ययन एवं शोध हो चुके हैं, परंतु कोई भी अध्ययन ऐसा नहीं है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक किया गया हो। बाल विकास अध्ययनों का मुख्य उद्देश्य सामान्य बालकों के विकास प्रतिमानों का अध्ययन करना है, वह इनकी जांच करना है ताकि उसके आधार पर बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए समुचित संसाधन जुटाए जा सकें, उन्हें समय पर प्रशिक्षण देकर उनको उनकी जो भी कौशल बुद्धि है उनका विकास किया जा सके। मंदबुद्धि बालक हैं अगर, तो उनमें शिक्षण प्रशिक्षण को अलग से व्यवस्था उनकी की जा सके। अब हम देखते हैं कि ये विकास के नियम और सिद्धांत क्या हैं। आज हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला सिद्धांत है विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स बाय स्टेजेस। बालकों का विकास कुछ अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। ये अवस्थाएं विकास अवस्थाएं या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कहलाती हैं। प्रत्येक विकास अवस्था की कुछ अपनी प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो उस विकास अवस्था को दूसरी अवस्था से भिन्न रखती हैं। इन विकास अवस्थाओं के संबंध में कहा गया है कि एक विकास अवस्था दूसरी विकास अवस्था से प्रमुख लक्षणों के आधार पर अलग की जाती है। एक अग्रणी विशेषता जो विकास अवस्था को न्याय संगतता, एकता और अनोखापन प्रदान करती है। जब बालक का विकास प्रतिमान सामान्य होता है तब एक विकास अवस्था बालक को दूसरी विकास अवस्था के लिए तैयार करती है। कुछ प्रमुख अवस्थाएं हर्लोग के अनुसार इस प्रकार से है। सबसे पहली अवस्था है प्रीनेटल पीरियड, यानी कि गर्भकालीन अवस्था। ये अवस्था होती है कंसेप्शन से बर्थ तक, यानी कि गर्भधारण से बच्चे के जन्म लेने तक का जो समय है वो गर्भकालीन अवस्था कहलाता है। अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है। इस अवस्था में अधिकांश विकास शिशु के शरीर में होते हैं और अध्ययन में सुविधा के दृष्टिकोण से इस अवस्था को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 अवस्थाएं हैं ये उप अवस्थाएं। पहली है जर्मिनल पीरियड, दूसरा है एम्ब्रियोनिक पीरियड और तीसरा है पीरियड ऑफ द फीटस। इसे अब हम एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। पहली है बीजावस्था, यानी कि जर्मिनल पीरियड। यह गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था है। इस अवस्था में शिशु का आकार अंडानुमा होता है, जिसमें बाहर से कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर इसमें कोशिका विभाजन की प्रक्रिया चलती रहती है। लगभग 10 दिन तक उसे अपनी माँ से कोई आहार प्राप्त नहीं होता है, परंतु बाद में यह गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है और माँ से आहार प्राप्त करने लग जाता है। दूसरी अवस्था है भ्रूणावस्था, यानी कि एम्ब्रियोनिक पीरियड। यह 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की अवस्था है। इस अवस्था का जीव भ्रूण कहलाता है। इस अवस्था में शरीर के मुख्य अंगों का निर्माण होता है।
दूसरे महीने के अंत तक इसका भार 2 ग्राम तथा लंबाई 1 से 2 इंच तक हो जाती है। भ्रूण की बाहरी परत एक्टोडर्म कहलाती है, जिससे बालक की त्वचा, बाल, नाड़ी संस्थान, दांत और नाखूनों आदि का निर्माण होता है। मध्य की परत मेसोडर्म कहलाती है, जिससे मुख्यतः मांसपेशियों का निर्माण होता है। तीसरी परत आंतरिक परत होती है, जो कि एंडोडर्म कहलाती है, जिससे पाचन अंगों का, लीवर और फेफड़ों तथा ग्रंथियों का निर्माण होता है। अब आती है तीसरी अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, जिसे पीरियड ऑफ द फीटस कहा जाता है। यह 8 सप्ताह से जन्म से पूर्व तक की अवस्था है। भ्रूणावस्था में जिन अंगों का निर्माण होता है, उन्हीं अंगों का विकास इस अवस्था में होता है। इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु के सभी मुख्य अंग जैसे कि हृदय, फेफड़े आदि कार्य करने लग जाते हैं, और यदि 7 महीने का गर्भस्थ शिशु जन्म ले लेता है तो वह जीवित रह सकता है। अब अगली अवस्था है शैशवावस्था, यानी कि इन्फेंसी पीरियड। यह जन्म से 14 दिनों की अवस्था है। इस अवस्था में शिशु को न्यूबॉर्न बेबी या नवजात शिशु कहा जाता है। इस अवस्था में बालक को पूरी तरह से बाहरी वातावरण से नए वातावरण में समायोजन करना पड़ता है। यह नया वातावरण माँ के गर्भ की अपेक्षा पूर्णतः अलग होता है। अब तीसरी अवस्था आती है बेबीहुड, यानी कि बचपना अवस्था। यह अवस्था 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवस्था है। इस समय बालक पूर्णतः असहाय होता है और अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। परंतु जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है, उसका मांसपेशियों पर नियंत्रण बढ़ता जाता है, वह आत्मनिर्भर होता जाता है। फलस्वरूप वह स्वयं खाना खाने, खेलने, चलने और बोलने जैसे व्यवहार सीख जाता है। प्रमुख संवेग इसी अवस्था में उदित होते हैं। अब चौथी अवस्था आती है बाल्यावस्था, यानी कि चाइल्डहुड। इसे हम अध्ययन की सुविधा के हिसाब से 2 भागों में बांट सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था है और लेट चाइल्डहुड में 13 से 14 वर्ष तक की अवस्था आती है। लड़कियों के लिए 6 से 13 वर्ष और लड़कों के लिए 6 से 14 वर्ष तक का समय लेट चाइल्डहुड में आता है। पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपने चारों ओर के मनोवैज्ञानिक वातावरण पर नियंत्रण करना सीखता है तथा वह सामाजिक समायोजनों को भी सीखना प्रारंभ करता है। इस अवस्था में जिज्ञासा और समूह प्रवृत्ति प्रमुख विशेषताएं होती हैं जो बालक में पाई जाती है। उत्तर बाल्यावस्था में यौन परिपक्वता तथा किशोरावस्था का उदय होता है। इस अवधि की मुख्य विशेषता सामाजिकरण है। इस अवस्था में वह अभावों को और कठिनाइयों को, कठोरताओं को सहन कर लेता है। वह क्रांतिकारी भावनाओं का प्रदर्शन किशोरों की भांति कम करता है। बालक का अधिकांश समय स्कूल तथा मित्र मंडली में व्यतीत होता है। इस प्रकार उसे जीवन की
वास्तविकताओं को समझने का अवसर प्राप्त होता है। अब अगली अवस्था जो है वो है वय संधि अवस्था या प्यूबर्टी स्टेज। इसका कुछ भाग उत्तर बाल्यावस्था में और कुछ भाग किशोरावस्था में पड़ता है। लगभग 2 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था और 2 वर्ष किशोरावस्था में पड़ते हैं, इसलिए इस अवस्था को ओवरलैपिंग पीरियड कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था 11 से 15 वर्ष तक की तथा लड़कों में 12 से 16 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में मुख्यतः यौन अंगों का विकास होता है। शारीरिक और मानसिक विकास की गति इस अवस्था में बाल्यावस्था की अपेक्षा तीव्र होती है। इस अवस्था के बालक कभी कभी अपना सामाजिक और संवेगात्मक नियंत्रण खो देते हैं। अब अगली अवस्था जो आती है वो है किशोरावस्था यानी कि एडोलिसेंस स्टेज। बाल जीवन की यह अंतिम अवस्था है। यह 13 से 14 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था है। 16-17 वर्ष तक की अवस्था पूर्व किशोरावस्था यानी कि अर्ली एडोलिसेंस स्टेज कहलाती है और इसके बाद तक की अवस्था उत्तर किशोरावस्था यानी कि लेट एडोलिसेंस स्टेज कहलाती है। कई लोग इस अवस्था को स्वर्ण आयु यानी कि गोल्डन एज भी कहते हैं। सामाजिकता और कामुकता इस अवस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं जिनसे संबंधित अनेक परिवर्तन इस अवस्था में बालकों में होते हैं। इस अवस्था में बच्चों में कल्पना की अधिकता पाई जाती है। समस्याएं भी काफ़ी रहती हैं। समस्याओं की भी अधिकता पाई जाती है बच्चों में तथा संवेगात्मक अस्थिरता जैसे लक्षण भी पाए जाते हैं। अब अगली अवस्था जो आती है वो है एडल्टहुड। यह अवस्था 21 से 40 वर्ष तक की अवस्था है। इस अवस्था में कर्तव्यों, उत्तरदायित्व और उपलब्धियों की अवस्था होती है। ये व्यक्ति अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का तभी निर्वाह कर सकता है जब जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उसका समायोजन अच्छा हो, स्वस्थ समायोजन हो। स्वस्थ समायोजन की ही अवस्था में वह उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है। ये पहला सिद्धांत था। अब दूसरा सिद्धांत जो है वो है डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी कि विकास, परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। बालक का शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम होता है। अधिगम यानी सीखना। व्यक्ति के वंशानुक्रम से संबंधित शारीरिक गुणों या क्षमता का विकास ही परिपक्वता है। शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के कारण भी व्यक्ति के व्यवहार में कई परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन प्राकृतिक होते हैं और आयु के बढ़ने के साथ साथ स्वतः ही होते हैं। ये परिवर्तन सीखने के परिवर्तनों से भिन्न होते हैं, फिर भी सीखने और परिपक्वता में घनिष्ठ संबंध है। और दूसरी ओर सीखना व्यवहार में स्थायी और प्रगतिपूर्ण परिवर्तन है जो कि अभ्यास से, प्रशिक्षण से या पूर्व अनुभवों के कारण होते हैं। सीखने के द्वारा बालक नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करता है या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, वह एक्सपर्ट हो जाता है। गर्भकालीन अवस्था में विकास मुख्यतः परिपक्वता के कारण होता है। हरलोक ने कहा है कि परिपक्वता
अधिगम यानी कि सीखने के लिए कच्चा सामान रॉ मटेरियल प्रस्तुत करती है तथा बालक के व्यवहार के सामान्य प्रतिमानों और क्रमों का अधिकांशतः निर्धारण करती है। परिपक्वता विकास की सीमाओं का निर्धारण करती है। इन सीमाओं के बाद अधिगम के द्वारा भी विकास अग्रसर नहीं होता है। इन दो विकास सिद्धांतों के बारे में आज हमने चर्चा की है। अब आगे हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।